विद्यार्थियों, आज हम लेकर आ गए फाइनली अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025 के लिए गणित विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस मॉडल पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 3/5 इंटू 0 का मान होगा। विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि यदि हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो आंसर में सदैव 0 ही प्राप्त होता है। तो 3/5 को आप 0 से गुणा करोगे तो आपके उत्तर में 0 ही प्राप्त होने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर स है वो राइट हो जाएगा। और विद्यार्थियों, हम यदि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो आंसर में सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 15 को 1 से गुणा करोगे तो आंसर में आपको 15 ही प्राप्त होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है। अंतःकोणों का मतलब हुआ कि अंदर वाले कोण। तो त्रिभुज के अंदर वाले कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर ब है वो राइट हो जाएगा। और दोस्तों, किसी भी आकृति के बाहर वाले कोणों का योग आपको पूछ लिया जाए तो बाहर वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे वह त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या कोई भी बहुभुज हो। उसके बाद में है तीसरा क्वेश्चन, संख्या 12 की वर्ग संख्या होगी, मतलब 12 का वर्ग क्या होगा। तो किसी भी संख्या का यदि हमें वर्ग ज्ञात करना है तो हम उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें 12 का वर्ग ज्ञात करना है तो हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर में हमें मिलेगा 144। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा द है वो सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है अंकित मूल्य पर दी गई छूट कहलाती है। किसी भी वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य यानी अंकित किया गया मूल्य, उस पर जो छूट होती है उसे हम बट्टा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा अ है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 5, निम्न में द्विपदीय बीजीय व्यंजक हैं, यानी इनमें से 2 पदों वाला व्यंजक कौन सा आपको पता करना है। तो ये फर्स्ट अ में एक्स स्क्वायर यानी 1 पद है, ब में एक्स प्लस वाई यानी 2 पद है। तो ऑप्शन नंबर ब है वो हमारा राइट हो जाएगा। स और द ये एक पदीय व्यंजक हैं, क्योंकि x प्लस एक्स को जोड़ के आप 2x लिख सकते हो और y प्लस वाई को भी जोड़ के आप 2y लिख सकते हो। दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट आपको बात बताते हैं। हमने प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 4 मॉडल पेपर तैयार किए हैं। यदि आप उन्हें भी पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को ज्वाइन करें, जहां पर आपको लाइव क्लासों के माध्यम से प्रत्येक मॉडल पेपर समझाया जाएगा और एग्जाम की दृष्टि से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और यदि आप उन मॉडल पेपरों की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल श्री विवेक क्लासेज को ज्वाइन अवश्य करना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उसके बाद में 6ठा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 6ठे का अ क्वेश्चन है वर्ग की प्रत्येक भुजा खाली जगह होती है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा फर्स्ट वाला है वो राइट हो रहेगा। 6ठे का ब क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण खाली जगह होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के गुण है कि उनके सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसमें हमारे दूसरा है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद में 6ठे का स क्वेश्चन है आयत के प्रत्येक कोण, जो आयत होता है उसका प्रत्येक कोण होता है वो समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें पहले वाला है वो हमारे राइट हो जाएगा। उसके बाद में 6ठे का द क्वेश्चन है आयत के विकर्ण परस्पर खाली जगह होते हैं। तो आयत के विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे इसमें पहले वाला है वो सही है। उसके बाद में संख्या 8 का घनमूल होता है। यहाँ पर आपको घनमूल बताना है। तो दोस्तों, घनमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे 8 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 में 2 का भाग जाएगा 4 बार जाएगा, फिर 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार और 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद में हम 3 के जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें गुणनखंड मिले हैं 2 × 2 × 2, ठीक है ना, ये मिले। अब हम क्या करेंगे? 3 के जोड़े बनाएंगे, मतलब एक संख्या 3 बार आएगी
सेम संख्या 3 बार आएगी तो उसको हम 1 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 2 है वो 3 बार आ रही है, हम कितनी बार लिखेंगे? 1 बार। तो बताओ 8 का घनमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमारे ये सेकंड वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7। समीकरण 3x बराबर 2x प्लस 18 को हल कीजिए। यहाँ पर ये समीकरण है और इसे हमें हल करना है। तो समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ का निशान लगाते हैं और उसके बाद में सर को सर की तरफ और असर को असर की तरफ पक्षांतरण करते हैं। मतलब सर और असर को एक साइड में हम लेते हैं। तो यहाँ पर इस साइड में यानी हमारा जो लेफ्ट साइड है इसमें हम 3x पहले से मौजूद हैं। ये 2x बराबर के उस साइड में यानी राइट साइड में है तो इसको बराबर के इस साइड यानी लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो ये प्लस का 2x इधर आकर माइनस का 2x हो जाएगा। और बराबर का अब निशान हम लगाते हैं। तो बराबर के निशान के राइट साइड में पहले से 18 लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आगे इसको वापस से हल करते हैं। 3x में से 2x घटाते हैं तो हमें पता है हमें मिलेगा x और बराबर में क्या है? 18। तो ये हमारा समीकरण हल हो गया है। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन, सम बहुभुज का नाम बताइए। सम बहुभुज, सम का मतलब समान, बहुभुज मतलब भुजाएं। वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान है उनके आपको नाम बताना है। तो अ में है 3 भुजाएं। उस आकृति का आप नाम बताओ, उस बहुभुज का नाम बताओ जिसमें 3 भुजाएं हैं और तीनों की तीनों भुजाएं बराबर माप की हैं। तो उसे हम बोलते सम बहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? सम बहु त्रिभुज, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद में 8वें का ब है 4 भुजाएं। 4 भुजाएं होनी चाहिए और 4 की 4 भुजाएं बराबर माप की होनी चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। यहाँ भी बोलते हैं उसे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर माप की होती हैं। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समचतुर्भुज दिया गया है जिसका क्षेत्रफल 240 वर्ग सेमी है, एक विकर्ण 16 सेमी है। तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। आपको दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र यूज करोगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिखता हूँ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। एग्जाम में आपको थोड़ा व्यवस्थित ढंग से लिखना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ये d1 और d2 विकर्ण है, ठीक है। यानी 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अब 1/2, अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जबकि क्षेत्रफल इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम यहाँ लिख देंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख देंगे 240 बराबर में हमारे 1/2 का हम लिखेंगे 1/2 इंटू d1 का मतलब है पहला विकर्ण। तो पहला विकर्ण है हमारे 16, दूसरा विकर्ण हमारे दिया हुआ नहीं है तो इसको हम ऐसे ही गुणे में d के रूप में लिख देंगे। अब हम आगे इसको हल करेंगे, हमें d का मान चाहिए। तो 1/2 इंटू 16 है, इनको हम इस साइड में पक्षांतरण कर देंगे। पहले इनको हल कर देते हैं। 1/2 इंटू 16 यानी 16 का 1/2 मैं यहाँ लिखता हूँ 1/2 इंटू 16। इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं, मतलब 2 का भाग 16 में जा रहा है 8 बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, यहाँ पर रह जाएगा 8d। यानी यहाँ मैं इसको दोबारा लिखता हूँ 240 बराबर में है हमारे 8d, ठीक है। हमें किसका मान चाहिए? d का। तो d को यहीं पर छोड़ दो। बराबर में इस साइड में लेफ्ट साइड में हमारे 240 हैं, ये 8d के साथ गुणा कर रहा है। तो जब पक्षांतरण करेगा तो गुणे वाली संख्या जाती है भाग में। अब 8 का भाग 24 में जाता है, 8 तिया 24 यानी 3 बार, और ये 0 बचा, इसको लगा दिया 30। तो दूसरा विकर्ण आपके कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद के क्वेश्चनों की तरफ हम चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 10। संख्या 1225 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। इस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है और वो भी भाग विधि से। तो बिल्कुल सिंपल है, हम यहाँ पर समझते हैं। भागफल विधि से यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे। पहले जिस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है उसको अंदर की साइड लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, पीछे की साइड से यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ दो दो संख्याओं के जोड़े बढ़ाएंगे। तो ये जोड़ा बन रहा है, ये भी जोड़ा बन रहा है।
जोड़ा बने तो अच्छी बात है, जोड़ा नहीं बने तो भी कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। उसके बाद में थोड़ा गैप रख के हम ऐसे लाइन खींच देंगे। अब आपको बताना है कि 12 है वह किसके वर्ग में आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं कि 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है। इसी प्रकार से 3 का वर्ग होता है 9। तो 4 से लगाकर ये यहाँ पर 9 आ रहे हैं, तो 9 से छोटी संख्या और 4 से लगाकर 9 से छोटी यानी 8 तक, 4 से 8 तक जो भी संख्या है वो 2 के वर्ग में आती है। तो इसी प्रकार से आपको बताना है 12 है वो किसके वर्ग में आएंगे। तो 12 है वो 3 के वर्ग में आते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, है ना। तो 9 और 9 से बड़ी संख्या 15 तक ये सभी किसके वर्ग में आते हैं, 3 के वर्ग में। तो 12 किसके वर्ग में आते हैं, 3 के वर्ग में। तो हम 3 को 3 बार लिखेंगे, एक बार, दूसरी बार उसके नीचे और तीसरी बार भागफल के स्थान पर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को यानी यहाँ पर आपने जो लिखा है इनको जोड़ के नीचे लिखना है। तो 3 + 3 कितने होते हैं, 6। और 3 का रियल वर्ग कितना होता है, 3 का रियल वर्ग होता है 9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। अब घटा देंगे, 12 में से यदि हम 9 घटाते हैं तो पीछे हमको कितने मिलते हैं, 3 मिलते हैं, है ना। उसके बाद में ये पूरा जोड़ा एक साथ उतारेंगे, जो 25 है, इस 25 को हमने एक साथ उतार दिया। अब 6 के पास यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेना, ऐसा अंक लेना है, उसी अंक से आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर में आपको ये वाली संख्या मिलेगी या फिर इनसे छोटी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इकाई अंक 5 है, तो हम 5 से ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 5 से यहाँ साइड में लेके मल्टीप्लाई करते हैं। 6 के पास यदि हम 5 रखते हैं और 5 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो आंसर हमें क्या मिलता है, 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल कर गया 2, 6 पंजे 30, 30 और 2 32, यानी 325 मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 5, और इस 5 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, एक बार, दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार भागफल के स्थान पर। अब देखो 65 का रियल 65 नहीं, यहाँ पर यानी इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर में क्या मिला था, 325। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 325, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। अब देखो हमें ये पता करना है, ये मतलब आ गया हमारे 1225 का वर्गमूल हमारे आ गया 35, लेकिन इसको लिखेंगे कुछ इस टाइप से। अंडरूट लगाएंगे आप, अंडरूट में आप लिखोगे 1225 और बराबर में आप लिख दोगे 35। ये इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम हल करेंगे, इसलिए मैं इनको कर देता हूँ रफ। विद्यार्थियों, हमने प्रत्येक कक्षा के लिए प्रत्येक विषय के बहुत ही इम्पोर्टेंट 4 मॉडल पेपर तैयार किए हैं। यदि आप उनको सही ढंग से समझना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। ज्वाइन करने वाले विद्यार्थियों को लाइव क्लासों का आनंद लेने को मिलेगा, मतलब वो लाइव क्लासों को अटेंड कर सकते हैं और लाइव क्लास में आपके प्रत्येक डाउट को, प्रत्येक सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो आपके डाउटों को क्लियर करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, निम्न संख्याओं के घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको घनमूल ज्ञात करना है और अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले वाले का हम ज्ञात करते जो 66 है, तो आपको पता ही है अभाज्य गुणनखंड विधि से यदि हमें घनमूल ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सम संख्या 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 32 बार। सम संख्या 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 16 बार। सम संख्या 2 का भाग जाएगा हमारे 8 बार और 2 का भाग जाएगा 8 में 4 बार और 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार और 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। अब इनके फैक्टर क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। इनके फैक्टर हमें मिले हैं 2 × 2 × 2, वापिस से 2 × 2 × 2, इस प्रकार से हमें फैक्टर मिले। अब हम क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि घनमूल ज्ञात करने के लिए हम 3 3 का ही जोड़ा बनाते हैं। यानी 2 की घात भी 3 है इंटू 2 की वापिस से 2 है उसकी घात भी 3 है। अब हम क्या करेंगे, जब एक ही संख्या 3 बार आती है तो उसे हम एक बार लिखते हैं। तो 2 3 बार आया हमने एक बार लिखा, फिर मल्टीप्लाई लगाए, वापिस से 2 3 बार आया तो हमने एक बार लिखा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं तो 2 दूनी 4 होता है। तो यानी 66 का घनमूल है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको आप वहाँ लिखोगे तो आप लिखोगे अंडरूट, और अंडरूट में यहाँ पर आपको लिखना है 3, संख्या है हमारे 64 इज इक्वल टू आप लिख दोगे 4, कितना लिख दोगे 4, इस टाइप से आपके हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से बहुत क्वेश्चन है, उसके भी आपको अभाज्य गुणनखंड करने और सॉल्व करना है। आपको विधि को समझना है या क्योंकि कॉन्सेप्ट इज दी पावर। सेकंड 12वां क्वेश्चन है, निम्न के गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको गुणनफल लिखने हैं। तो यहाँ पर a की घात 2 है,
इंटू 2 a⁻22 है, उसके बाद में 4 a⁻24 है। तो सबसे पहले हम सर राशि और असर राशि इन दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पर सर राशि a है, इसमें सर राशि a और इसमें भी सर राशि a है, और असर राशि इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 4 है। तो यानी गणित की संख्या को गणित की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा, तो 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 4 से गुणा किया तो 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर a हमको कॉमन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a। जब आधार समान होते हैं और घातांक अलग अलग होती है विद्यार्थियों, तो उन घातांकों को हम जोड़ देते हैं। तो इनको जोड़ने पर हमें कितने मिलते हैं, 6 और यानी 26, 22 और 2, तो 22 और 2 24 हो रहे हैं, और 24 और 26 हमें जोड़ने हैं, तो ये 24 और 26 होते हैं 50। तो a की घात कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा है, तो x इंटू एक्स की घात 2 इंटू एक्स की घात 3 इंटू एक्स की घात 4। हमने देखा कि आधार सभी का समान है। कैसा है, समान है, तो हम एक आधार को लिख देते हैं। जब आधार समान होता है तो घातें होती हैं वो आपस में जुड़ जाती है। तो इसकी घात कुछ भी नहीं है, तो इसकी घात होगी 1। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो 1 और 2 3, 3 और 3 हो गई 6, 6 और 4 हो गई 10। तो x की घात कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां, मान ज्ञात कीजिए। इनके मान ज्ञात करने हैं, तो अ को हम हल करते हैं। 3 की घात -2। पहले तो आपको ये पता करना है कि यदि माइनस की घात है तो उसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले माइनस की घात को आपको प्लस में लिखना होगा। तो प्लस में करने के लिए आप क्या करते हैं, उस संख्या का व्युत्क्रम करते हैं। यानी मतलब ये कि 1/2 है, इसका व्युत्क्रम क्या होता है, 2/1 होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से। और कोई भी संख्या के बट्टे में कुछ भी नहीं है तो आपको पता है क्या होता है, 1 होता ही है। तो इसके बट्टे में है 1। अब इसकी घात प्लस में करने के लिए 3/1 है, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे 1/3। अब इसकी घात है वो हो गई है प्लस की होगी। ठीक है, 3 की घात। अब देखो आगे हम करेंगे, तो 1 की घात मतलब 1 का तो 1 और 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 मतलब 3 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 3 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 1/9 हो जाएगा इसका। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब आगे वाले क्वेश्चन को हम हल करते हैं, जो -4 की घात 2 है। ठीक है, यहाँ पर आधार यदि माइनस में तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। -4 है, अब -4 की घात 2 है, मतलब -4 गुणे में कितनी बार है, 2 बार है। मल्टीप्लाई करो, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 4 को 4 से गुणा करने पर 16 हो गया। तो इसका आंसर आ गया 16। इसी प्रकार से ये संख्या है। पहले मैं इनको रफ कर देता हूँ यहाँ से, ताकि यहाँ पर सही ढंग से हम सॉल्व कर सकें। तो माइनस की घात को प्लस में करने के लिए इसको उल्टा करेंगे, 1/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे 2/1। कितना हो जाएगा, 2/1, और बट्टे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये माइनस की घात 5 थी, अब ये प्लस की हो गई, प्लस की 5। अब ये 2 की घात 5 है, तो 2 गुणा में कितनी बार है, 5 बार है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया और 5 बार हो गया। गुणा करके देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका आंसर आ रहा है हमारे 32। ओके, उसके बाद में 14वां क्वेश्चन है, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटों में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यह अनुपातिक नियम से इसको हमें हल करना है। पहले हम यहाँ श्रमिक लिखते हैं, तो यहाँ श्रमिक लिख देते हैं। श्रमिक मतलब काम करने वाला, और काम क्या है, और वो मतलब कितने टाइम में हो रहा है। तो श्रमिक लिख दिया हमने। उसके बाद में एक दीवार बना रहे हैं जो 48 घंटों में, तो यानी यहाँ पर हम घंटे लिखेंगे, कार्य घंटों में हो रहा है तो घंटे लिखेंगे। यदि श्रमिक दोस्तों होते हैं 15, तो समय कितना लगता है, 48 घंटे लगता है। अब ये आगे क्या कह रहा है, इसी कार्य को 30 घंटे में, यानी घंटे इसने दिए हैं 30, तो 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यानी श्रमिक दिए हुए नहीं तो हम x मान लेंगे। अब आपको ये हमारा जो पद है इन दोनों के बीच में अनुपात है, आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को ही तुलना करनी है। आपने यहाँ पर देखा 15 और x है, इसमें 48 और 30 है। इनमें बड़ा कौन है और इनमें बड़ा कौन है ये पता करना है। तो इनमें तो साफ जाहिर हो रहा है 48 है वो बड़े हैं। बड़े के लिए हम पॉइंट लगा देते हैं ताकि हमको ध्यान रहे कि पॉइंट जो लगा हुआ है वो संख्या बड़ी है। अब यहाँ पर देखते हैं इनमें बड़ा कौन है, इसका पता करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 घंटे में कर रहे हैं, तो उस कार्य को 30 घंटे में यानी कम समय में करने के लिए मजदूर तो 15 से ज़्यादा लगेंगे। तो इन दोनों में x की वैल्यू है वो ज़्यादा है, किससे, 15 से। अब आपको क्या करना है, छोटे को बड़े से, यानी इस लेफ्ट साइड से यदि आप बड़ी संख्या लेते हो तो राइट साइड से आपको छोटी संख्या लेनी है,
और यदि लेफ्ट साइड में आप छोटी संख्या लेते हो तो राइट साइड में आपको बड़ी संख्या लेनी है। आई बात समझ में? तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं x, तो इस साइड से हम छोटी संख्या लेंगे, तो छोटी है 30, तो x को 30 से गुणा करते हैं तो कितना होता है 30x, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। इज इक्वल टू, इक्वल में आपको इधर से छोटी बड़ी को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो हमने 30 को x से गुणा किया, 15 और 48 को गुणा करके इधर लिख देंगे। यहाँ पर हम 15 इंटू 48 ऐसे ही लिख देंगे, आगे जरूरत पड़ी तो इसको मल्टीप्लाई करके एक आंसर लिखेंगे। हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को यहीं पर छोड़ दो। बराबर में है हमारे 15 इंटू 48, ठीक है। ये 30 है, ये गुणा में है, तो पक्षांतरण करेंगे तब किस में जाएगा, भाग में जाएगा, यानी बट्टे में जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं। तो 15 का भाग 15 में जा रहा है दोस्तों एक बार, और 30 में जा रहा है 2 बार, यानी काट के इसको कर दिया हमने छोटा। और 2 का भाग 2 में जा रहा है एक बार, और 48 में जा रहा है कितनी बार, 24 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 24 आ गई है। और x आपने किसको माना था, बताओ, x आपने माना था श्रमिकों की संख्या को। तो यदि किसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करना है तो श्रमिक कितने लगेंगे, 24 श्रमिक लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 15। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है और उसके दो आसन कोण 3:2 हैं, तो आपको उसके सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि जो आसन कोण है वो 3x और 2x है। आपको ऐसे मानना होगा, मतलब लिखना भी होगा सही व्यवस्थित। तो माना कि हम यहाँ लिखते हैं, माना कि आसन कोण 3x व 2x हैं, तब 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे भाई ये 180 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि आसन कोणों का योग, समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने इन दोनों आसन कोणों को जोड़ा तो 180 डिग्री आना चाहिए। अब हम इसको हल करते हैं, ये समीकरण बन गया हमारा। 3x और 2x होते हैं 5x, ओके। 5x बराबर 180 डिग्री। हमें x का मान चाहिए तो x को यहीं पर छोड़ दो, बराबर में ऑलरेडी 180 है, ये 5 गुना में तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। 5 का भाग 18 में जाता है, 5 तिया 15, 15 बार गया, पीछे बच गए 3 और 0 उतारा तो 30 हो गया, और 5 का भाग जाएगा 6 बार, यानी 36। x की वैल्यू आपकी आ रही 36। अब हम देखते हैं अनुपात में जो दिया गया है, तो अब हम पहला हमारा था 3x, तो 3 का मतलब 3 इंटू एक्स की वैल्यू आई है हमारे 36। 36 से गुणा करते हैं तो 7 तिया हो गया 18, हासिल का गया 1, 3 तिया 9 और 1 10, यानी एक कोण तो आपके आ गया है 108, ठीक है। अब दूसरा हमारे था 2x, तो 2 का मतलब तो 2 इंटू एक्स का मतलब 36, तो 37 दूनी 2 यानी 72, कितना हो गया 72। तो पहला कोण 108 आ गया, दूसरा आ गया 72। अब बाकी वाले जो 2 कोण बचे, यानी 2 कोणों के मान तो आ गए, बाकी वाले कोण है उनका मान भी 108 और 72 आएंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ, ये मान लो आपके 108 है, सॉरी 108 है, तो ये वाला भी आपके 108 होगा, और ये आपके 72 डिग्री का है, तो ये भी आपके होगा 72 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। निम्न के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, आपको गुणनखंड करने हैं। यहाँ पर फर्स्ट है हमारे पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो जब भी स्क्वायर वाले मतलब आपको गुणनखंड करने, उसमें 3 पद आ रहे हैं और फर्स्ट वाले का स्क्वायर है, तो इसके लिए हम पहले उनके क्या करेंगे, 4 टुकड़े करेंगे। कितने करेंगे, 4, यानी या 3 पद है तो इसके 4 पद बनाएंगे। 4 पद बनाने के लिए फर्स्ट वाले को बच्चों हम ऐसा का ऐसा लिखते हैं, और लास्ट वाले को भी हमें ऐसा का ऐसा ही लिख देना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब जो बीच में हमारा जो पॉइंट रहा है उस पर ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है, p है और ये है माइनस 10p। तो अब आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो आपको ये फर्स्ट और सेकंड इन दोनों के गुणा आते हैं, मतलब 25 गणित की संख्या को गुणा करो, सर राशि को छोड़ दो, तो 25 और इधर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो इनको गुणा करने पर हमारे आ रहे हैं 25, गुणा करने पर आने चाहिए 25 और जोड़ने पर आने चाहिए माइनस के 10। तो देखते हैं हम, यानी हम लेते हैं -5 गुणा -5, इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमारे प्लस का आता है 25
और यदि इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें मिल रहे हैं -10। तो हमारे इनके जो दो टुकड़े हुए हैं वो क्या है, -5 इंटू -5। तो हम यहाँ लिखेंगे -5। अब देखो इसके साथ p है तो यहाँ पर p लिखेंगे, वापिस से लिखेंगे -5p। इस प्रकार से आपको पहले टुकड़े करने। अब आपको दो दो के पेयर बनाने, p² -5p, वापिस से हमारे यहाँ पर है p + 25, ये जो टुकड़े हो गए। अब इनमें कॉमन लेना, इन दोनों में कॉमन क्या है, p है, क्योंकि यहाँ पर p की घात 2 मतलब p इंटू p -5p, तो दोनों में कॉमन क्या आया, p आया। यहाँ से भी एक p आ गया, यहाँ से भी p आ गया, तो यहाँ पर तो हमारे रह गया p, ठीक है। p² आपने कॉमन ले लिया और कोई कॉमन आ नहीं रहा है तो हम कोष्टक लगा देंगे, कॉमन को लेना और जब कॉमन न आए तो कोष्टक लगाना है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर डबल p थे तो एक p आ गया, अंदर क्या बच गया, p बच गया, फिर माइनस है तो माइनस लगाते हैं। यहाँ से ये p कॉमन हमने ले लिया है तो ये क्या बचा, 5 बचा, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पर जो कोष्टक है ऐसा का ऐसा कोष्टक आपको यहाँ पर भी मिलेगा, 100% यही कोष्टक मिलता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, माइनस का कॉमन लेंगे, माइनस, ठीक है। यहाँ पर है हमारे p, ठीक है ना, p है या 5p, 5p है, ठीक है ना, 5p + 25। तो हमारे यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 का भाग 5 में भी जाएगा, 25 में भी जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं, तो ये -5 यहाँ पर कॉमन आ गया है तो बसा क्या, p बसा, ये लिख दिया हमने अंदर, माइनस प्लस माइनस, 5 का भाग 25 में गया 5 बार, तो ये कोष्टक आ गया। अब जब दोनों ही कोष्टक सेम मिलते हैं तो एक बार तो हम लिखते हैं कोष्टक, दो कोष्टक सेम होंगे तो एक बार कोष्टक लिखेंगे और एक बार कोष्टक के बार वाली संख्या लिखेंगे, तो कोष्टक के बार भी क्या है, p - 5, ठीक है। ये हमारे इसके गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार से इनके भी करने, यहाँ पर हमारे एक सर समीकरण लग जाएगी, ये है जो हमने ये किया, इसी टाइप से होगा, इसमें सर समीकरण लगेगी। यहाँ पर p² और यहाँ पर है q², तो 4 का यदि हम वर्गमूल में लिखें तो ये ऐसे लिख सकते हैं, 2p का हम स्क्वायर कर देते हैं, ये माइनस का माइनस, 9 का वर्गमूल हम लिखते हैं 3, और q² का मतलब 3q², ऐसे। तो ये हमारे हो गया, देखो a² - b² हो गया, ऐसे हुआ नहीं हुआ। जब a² - b² होता है तो उसके लिए सरसमी का यूज कैसे होती है, a² - 2ab + b², ये इसके फैक्टर्स होते हैं। तो a का मतलब हमारे 2p है और b का मतलब है हमारे 3q। इसी रूप से आपको हल करना है और ये भी इसी सरसमीका से हल होने वाला है, ठीक है। इनको आप कहोगे कि कैसे लिखेंगे सर, तो ये ऐसे होगा, a² और इसकी घात 2, मतलब ये और ये सेम है, और इसी प्रकार से माइनस b की घात 2 और इसकी घात 2, ये सेम है, तो ये a आपके हो जाएगा a² और b हो जाएगा आपकी b²। अब आपको a² - b² वाला फॉर्मूला यूज करना और इसे हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 17। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्न घटनाओं से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। जब एक पासा होता है उस पासे के ऊपर कितनी संख्या होती है, 1 से लगाकर 6 तक संख्या होती है। अब आपको इन पासे से आने वाले कुछ परिणामों को हम लिखना है। तो पहला है अ है, इसमें एक अभाज्य संख्या। तो पासे पर अभाज्य संख्या कितनी होती है, यदि हम 1 से लिखना स्टार्ट करें तो 1 2 3, ये 4 हो गया, और यहाँ पर 5 और ये 6, ये कुल 6 अंक मतलब 6 संख्या होती है। इसमें से अभाज्य संख्या को ढूंढते हैं, तो अभाज्य संख्या हमारे अभाज्य संख्या हम लिखते हैं। अभाज्य संख्या है इसमें 2 3 5, कितनी अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या। एक है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपकी क्या प्रायिकता रहेगी, तो यदि हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अनुकूल संख्या अपॉन कुल संख्या, यानी कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, दोनों एक ही बात है। तो अनुकूल परिणाम तो हमारे कितने परिणाम आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और कुल परिणाम है 6। दोनों को काटा तो क्या आ गया, 1/2, यानी एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 1/2। एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी एक अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, वो हमारे परिणाम कितने हो जाएंगे, तो वो भी यानी 1/2 हो जाएगी, क्योंकि एक है वो तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो इसमें एक भी गिना जाएगा। इसने बोला अभाज्य संख्या नहीं, ठीक है ना, तो ये आपके परिणाम हो जाएंगे। और यदि हम इस एक को नहीं माने तो हमारे 4 और 6 यानी 2 परिणाम हो जाएंगे, 2 बटा हो जाएगा 6, तो हमारे हो जाएगा 2/6, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। एक अभाज्य संख्या नहीं तो इसका परिणाम आपके 1/3 ही रहेगा, ठीक है ना।
1/3 यही राइट हो जाएगा, 1/2 नहीं होगा, क्योंकि एक है वो ना तो भाज्य में गिनी जाएगी ना अभाज्य में गिनी जाएगी। उसके बाद में हम छठा क्वेश्चन मतलब 17वें का स क्वेश्चन हल करते हैं। 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या एक तो एक ही है और कुल परिणाम में से 1/से। 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो 5 से बड़ी संख्या कितनी नहीं है, 5 है, जो 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5/से। इस प्रकार से परिणाम हो जाएंगे। अब हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18वां क्वेश्चन, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए आपको तालिका में दी गई राशियों के लिए एक आलेख बनाना है। सेवाओं की संख्या यहाँ पर दी गई 1 2 3 4 5 और मूल्य दिए गए हैं रुपए में 5 10 15 20 25। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ से इतना रखता हूँ ताकि आपको दिख सके। सबसे पहले हमें आलेख बनाना है, तो हम स्केल की सहायता से कोई भी एक पॉइंट को थोड़ा जो ग्राफ होगा उस ग्राफ में आधे पेज के नीचे हम इस प्रकार से एक पॉइंट बना देंगे, आधे से नीचे भी बनाएंगे। उसके बाद में ये एक लाइन है, इस लाइन को हम ले लेंगे और इस लाइन के ऊपर इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। इस लाइन का हम नाम रख देंगे x। क्या है इस लाइन का नाम, x है। और एक लाइन इस प्रकार से हम ऊर्ध्वाधर खींच लेंगे। ये मैं बिना स्केल की सहायता से खींच रहा हूँ, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। अरे यार इतनी क्या टेढ़ी हो रही है। ये हमारे यहाँ y। ठीक है, आज के ज़माने में तो सांप भी ऐसे नहीं रहते। चलो ठीक है, आपको मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये हमारा मूल बिंदु होता है। अब ये y है, ये x है। अब आपको इन में जो सारणी है, इन सारणी में x और y कौन है ये आपको पता करना है। तो ये फर्स्ट वाला हमारा x होता है बच्चों और दूसरा वाला y होता है। कभी कभार सारणी है जो इस प्रकार से खड़ी आ जाती है, तो खड़ी आ जाती है तो भी ये फर्स्ट वाला x रहेगा, सेकंड वाला y, मतलब फर्स्ट वाले को x पर दर्शाना है और सेकंड वाले को y पर दर्शाना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर मूल्य। मूल्य में देखते हैं तो 5 10 15 20 25, यानी सबसे छोटी संख्या 5 से बड़ी संख्या 25 है। तो मतलब ये जो हमारे हमने ग्राफ लिखा है, ये लाइन खींची है, इसके ऊपर यहाँ पर यदि हम 5 रखें, क्या कितना रखें 5, यहाँ पर 10 रखें, इस प्रकार से रखें तो यहाँ तक आराम से हम 25 तक लिख सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करके आप 1 2 3 4 लिखोगे तो 25 तक लिखना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हम 5 के गैप में लिख रहे हैं, 5 10, यहाँ पर हमारे हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो जाएगा 25, सॉरी 20 और यहाँ पर हो जाएगा 25। ये हो गया ओके। आप चाहो तो 2 2 के गैप में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया। ये क्या है, ये सेवाओं की संख्या। तो यहाँ पर आपको ऐसे थोड़ा तिरछा लिखना पड़ेगा, सेवाओं की संख्या। ठीक है, सेवाओं की संख्या आपको ऐसे तिरछा लिखना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर हम लेंगे ये फर्स्ट वाले को, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाला कितने हैं 5 से, एक सेव है तो 5 रुपये, तो यहाँ पर हम 1 तक यहाँ पर जाएंगे। मतलब यहाँ ऐसे सॉरी दंड डाले का आपको नहीं बनाना, आपको सिर्फ आलेख बनाना है। तो इसने बोला है, यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, 1 सेव 5 रुपये, तो 1 और 5 का जो मिलान बिंदु है वहाँ पर हमें लिखना है। ये फर्स्ट वाला, यहाँ पर हम सेव नंबर 1 को रखते हैं, यहाँ पर सेव नंबर 2 को रखते हैं, यहाँ पर 3 को रखते हैं, यहाँ पर 4 को रखते हैं, यहाँ पर 5 को रखते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हो और आप कहते हो कि हम 2 के बराबर में 1 को दर्शाएं, तो भी आप दर्शा सकते हो। तो यहाँ पर हमारे कैसे हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमारे होगा, ये फर्स्ट को छोड़ेंगे, ये सेकंड, ये हमारे सेव नंबर 1, ये एक को छोड़ा दूसरे पर, ये सेव नंबर 2, सेव नंबर 3, सेव नंबर 4, यदि सेवों की संख्या 4 और सेवों की संख्या 5। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिख देंगे सेवों की मतलब रुपये, मूल्य रुपये में। ठीक है, अब 1 और 5 का मिलान बिंदु यहाँ हो रहा है, तो ऐसे पॉइंट बना दो। 2 सेवों के लिए मूल्य कितना है 10 है, तो यहाँ पर ये मिलान बिंदु बनेगा। 3 सेवों के लिए मूल्य कितना है 15 है, तो यहाँ पर मिलान बिंदु बनेगा। और 4 के लिए हमारे यहाँ पर 4 सेवों के लिए 20, तो ये देखो 20 से लाइन आ रही है। और 5 के लिए हमारे 25, तो यहाँ पर क्योंकि ये 5 सेव और रुपये 25, इस प्रकार से। अब आपको स्केल की सहायता से इनको सीधा मिला देना है और इनके आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो। x को पहले लिखेंगे 1 और फिर y को लिखेंगे 1 5, ये इसका मतलब क्या बोलते हैं निर्देशांक है, और ये हमारे हैं 2 और 10, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। यहाँ पर हम लिखेंगे पैमाना, पैमाना हम लिखेंगे y पर, और x पर आपने क्या दर्शाया वो लिख देंगे। तो y पर हम लिखते हैं y पर, ठीक है ना, y पर आपने 1 इकाई, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 1 कोष्टक हो रहा था, यानी 1 इकाई जिसे बोलते हैं हम, 1 इकाई बराबर आपने कितना लिखा, आपने 5 लिखा। ये है 5, क्या ये सेवों की संख्या है, तो यहाँ पर ये है हमारे सेवों की संख्या। ठीक है ना, सॉरी ये सेवों की संख्या नहीं, ये मूल्य है 5 रुपये। ठीक है ना, ये है हमारे, ठीक है, y अक्ष पर ये मूल्य दिया गया है।
और एक्स अक्ष पर है वो हमारे सेवों की संख्या। तो यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, सेवों का मूल्य है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको सेवों का मूल्य लिखना है और यहाँ पर सेवों की संख्या। तो इस प्रकार से ये हमारा मॉडल पेपर था। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव क्लासों को ज्वाइन करना बिल्कुल न भूलें। वहाँ पर आपके एक एक डाउट को क्लियर किया जाता है। ये हमने सिर्फ एक डेमो दिखाया है जिसके थ्रू आप हमारे लाइव क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।